Okay, guys. So, a lovely good afternoon to all of you guys. Welcome to our CMA Intermediate Direct Tax का वर्कबुक मैराथन फॉर द लास्ट पार्ट 3। एंड आज अपने वर्कबुक फाइनली कंप्लीट कर लेंगे और आपका डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स का जो वर्कबुक प्रैक्टिस है वो ओवर हो जाएगा। आईडीटी का वर्कबुक प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। डायरेक्ट टैक्स का वर्कबुक प्रैक्टिस आज आपका कंक्लूड हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड so that you can complete the lectures at the earliest and you can do self study more at your home। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इलस्ट्रेशन 1 आपके मैट में है डिडक्शंस चैप्टर में मिस्टर कांजी। इलस्ट्रेशन 1, Mr. Kanji, age 42 years, submits the following particulars for the assessment year 2025-26। ये सारे डिटेल्स आपको दिए हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, और इन सारे लोगों को आपने डोनेशंस दिया है। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन हेल्थ टू जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया बाई चेक। ठीक है, तो आपने ये सारे कंपोनेंट्स आपको टोटल इनकम निकालनी है इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द ओल्ड टैक्स रेजिम। आपको टोटल इनकम निकालना है इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द ओल्ड टैक्स रेजिम, यानी कि ऑब्वियसली इसको डिडक्शंस मिलेगा। अब अपने को सबसे पहले जीटीआई निकालना है। जीटीआई कैसे निकालेंगे? हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, बिजनेस इनकम दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैप गेन दिया, अदर सोर्स दिया है। ये चारों को टोटल करके अपना जीटीआई आ जाएगा 6,62,840। ध्यान देंगे इस लॉन्ग टर्म कैप गेन के अगेंस्ट में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाद बाकी एड्स के अगेंस्ट में आप ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एटीडी। एटीडी हो गया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। व्हाट इज योर एज? 42 ईयर्स। योर मैक्सिमम लिमिट विल नॉट एक्सीड 25,000। 25,000 से ज्यादा का आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिल सकता है। तो एटीडी आप यहाँ पर क्लेम कर लिए। फिर देखो डोनेशंस आपने अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, ये एटीजी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, ये सब चेक करेंगे हम लोग। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड एटीजी, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एटीजी, ड्रॉट रिलीफ फंड बाय चेक, ये काइंड में दिया है और ये चेक में दिया है, ये भी एटीजी। काइंड में कोई भी डोनेशंस अलाउड नहीं होता है। अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पेड बाय चेक एटीजी। पॉलिटिकल पार्टी कौन है? इंडिविजुअल। अगर पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअल को इंडिविजुअल अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है तो वहाँ पे 80 GGC क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लग जाएगा 10,000। थोड़ा ध्यान देंगे तो 80D में आपका क्या लगने वाला है? 80D में आपका लगने वाला है 25,000, वो आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया। 80 GGC हो गया आपका 10,000, 80 GGC का भी आपने 10,000 का डिडक्शन क्लेम कर लिया। 80 GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अब अपने आते हैं 80G में। 80G में क्या क्या आएगा सर? 80G में सबसे पहले अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस से 100% में आएगा, ये 100% में आएगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 50% में आएगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी 100% में आएगा। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड बाई चेक 50% में आएगा, लेकिन ये काइंड वाला है तो इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली और अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पेड बाय चेक ये भी 50% में आएगा। तो देखो हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पर टोटल जो आपका डोनेशन अमाउंट है, टोटल डोनेशन अमाउंट क्या होगा? 3600 का 100%। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड काइंड में तो कुछ नहीं मिलेगा। नेशनल रिलीफ फंड 100%, ड्रॉट रिलीफ फंड और अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आपने कितना डोनेशन दिया? 76,200। ठीक है, 76,200। अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ये वाला जो 100% लिमिट है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल रिलीफ फंड, इसमें तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो चलो आपका कोई इशू नहीं है, आपको मैक्सिमम यहाँ पर 4500 का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, ड्रॉट रिलीफ फंड में भी हमने पढ़ा कि विदाउट सीलिंग लिमिट है, यहाँ पे भी आपको 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है सर कि ये जो 50% आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पे करोगे, डोनेशन दोगे, यहाँ पर आपका मैक्सिमम लिमिट जो है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई है। एडजस्टेड जीटीआई क्या होगा? 6,62,840, 6,62,840। इसमें से आप माइनस कर देंगे 25,000 और 10,000, आप माइनस कर देंगे 25,000 और 10,000 प्लस आप अभी तक जो 80G में क्लेम करो उसको नहीं करेंगे, तो आप 25,000 और 10,000 आप माइनस कर दिए। ठीक है,
अच्छा, इसमें याद होगा आपको कैपिटल गेन इनकम भी आपको माइनस करना होता है। आपको कैपिटल गेन इनकम के अगेंस्ट में एटीजी का डिडक्शन नहीं मिलता है, या कोई भी चैप्टर 6 से नहीं मिलता है। तो आप इसमें 21,840 जो आपका इंक्लूडेड है वो भी आपको लेस करना पड़ेगा, अदर डिडक्शंस भी आपको लेस करना पड़ेगा। तो आपका बचता है एडजस्टेड टोटल इनकम 6,06,000। इसका जो 10% होगा इट विल बी 60,600। इसका जो 10% होगा इट विल बी 60,600। अब ये जो 60,600 है और आपका जो एक्चुअल डोनेशन अमाउंट है 76,200, इसका विच एवर इज लोअर क्या है, 60,600, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, 50% मिलेगा और आप 30,300 जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो 30,300 प्लस 1,250 प्लस 4,500 प्लस 3,600, टोटल आपका जो डोनेशन का डिडक्शन आएगा अंडर 80G, दैट विल बी 39,650। देखो यहाँ पर आपको क्या करना था, पहले विदाउट लिमिट को अलग कर लो, विथ लिमिट को अलग कर लो। विदाउट लिमिट को छेड़ना नहीं है, विथ लिमिट को 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और आपका टोटल डोनेशन को कंपेयर कर लो, विच एवर इज लोअर जो आएगा उसका 50% जो है आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूट था। ठीक है, तो ये 6600 कैसे है ये आपको समझ में आ गया। एडजस्टेड जीटीआई, जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माइनस ऑल द डिडक्शंस अदर देन एटीजी, इसको लेस करने के बाद जो मेरा एडजस्टेड इनकम आएगा उसका 10% मेरा लिमिट होगा। और 10% क्या लिमिट हो जाएगा, 6,06,000 का 10% हो गया 60,600। ठीक है, तो ये हो गया अपना एटीजी का डोनेशंस का डिडक्शंस, टोटल करके फाइनल अमाउंट आ गया और फिर आपका फाइनली टोटल इनकम आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टेस्टेड है, यू विल आल्सो हैव टू डू इट इन योर एग्जाम। क्वेश्चन 2 में आइए। मिस्टर शर्मा एज 38 years pays health insurance premium for the health of the following persons during the previous year 24-25. Self dependent brother, spouse, son, father, mother. You need to calculate the deduction under ATD old regime for the assessment year 25-26. ठीक है, तो ATD का डिडक्शन अपने निकालते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATD। तो सबसे पहले अपने आते हैं सेल्फ। ठीक है, लेट्स कम टू सेल्फ फर्स्ट, कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आप आ रहे हो सेल्फ में। तो सेल्फ के लिए 8,000, डिपेंडेंट ब्रदर, स्पाउस, सन, फादर एंड मदर। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपका सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, तो सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये कितना हो गया, 8 प्लस 8 16 प्लस 5 21,000। 21,000 का डिडक्शन यू कैन बी एलिजिबल अंडर एटीडी। यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एटीडी फॉर डिपेंडेंट ब्रदर। डिपेंडेंट ब्रदर के लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फादर मदर सीनियर सिटीजन है, तो डेफिनेटली फादर मदर का मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाएगा, 50,000। तो 34,000 प्लस 26,000, योर मैक्सिमम लिमिट इज 50,000। 50,000 का डिडक्शन आपको फादर मदर के लिए मिल जाएगा और 21,000 का डिडक्शन आपको अपने फैमिली के लिए मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया, 71,000 का डिडक्शन। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 में आते हैं। प्रिया एज 42 सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ये सारे डिटेल आपको दे दिए। कंप्यूट द एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू प्रिया अंडर चैप्टर 6 ए फॉर द असेसमेंट ईयर इफ शी हैज ऑप्टेड फॉर द ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए शी हैज ऑप्टेड। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए शी हैज ऑप्टेड, आपको डिडक्शन जो है निकालना पड़ेगा अंडर चैप्टर 6 से। जीटीआई आपको दे दिया है 10 लाख का, और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है डिडक्शंस के जो है क्वेश्चन दिए हैं, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले आता है LIC प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, पॉलिसी लिया है 1 जनवरी 2010 को। ठीक है, तो ये बहुत पहले का पॉलिसी है, 1 अप्रैल 12 के पहले ये पॉलिसी ले लिया है। सम अश्योर्ड कितना है, 1 लाख। सम अश्योर्ड कितना है, 1 लाख। तो यहाँ पर सर आपको जो है आपको 20% तक का जो है लिमिट मिलेगा इन दिस सिचुएशन, क्योंकि 2012 के पहले का है। तो 20% ऑफ 1 लाख इज हाउ मच, 20,000। तो मैक्सिमम ATC में यू विल बी गेटिंग LIC प्रीमियम का 20,000 का डिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेमेंट टू LIC पेंशन फंड। ये है 80CCC। 80CCC में आप अलग से जो है 10,000 का डिडक्शन एलिजिबल क्लेम करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू PPF 1 लाख, PPF का जो है वो 1 लाख का आप सीधा ATC में क्लेम करेंगे। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 40,000,
ये हो गया आपका 50,000 का टोटल। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप 10,000 का जो है एटीसी क्लेम कर सकते हो, दैट इज प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो 80,000 का आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और ये डोनेशन है, तो आपका एटीसी ओवर हो गया, एटीसी हो गया टोटल 1,30,000 और 80 ट्रिपल सी हो गया टोटल 10,000। सर 80 सीसीई क्लियरली रेस्ट्रिक्ट्स द लिमिट टू 1.5 लाख, तो आपका यहाँ पर 1,30,000 प्लस 10,000 1,40,000 आ रहा है, विच इज वेल विद इन द लिमिट। ठीक है, ये वेल विद इन द लिमिट है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये वेल विद इन द लिमिट है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो 1,30,000 प्लस 10,000 1,40,000 अपना टोटल डिडक्शन है एटीसी एंड 80 ट्रिपल सी मिलाकर। नेक्स्ट आता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, ये हो गया 35,000। तो इसमें मैक्सिमम इसको डिडक्शन कितना मिल जाएगा 25,000, और पेरेंट सीनियर सिटीजन में इसको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल जाएगा 50,000। तो 25,000 और 50,000 टोटल कितना हो गया 75,000। 75,000 का यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80D। डोनेशन टू अ टेम्पल, डोनेशन टू अ टेम्पल विच इज नोटिफाइड टेम्पल, ये हो गया 80,000। और डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड, डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड, तो पीएम केयर्स फंड हो गया 80G, यहाँ पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और टेम्पल नोटिफाइड टेम्पल है 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर 50% डिडक्शन मिलेगा, और ये लिमिट में भी है, ये क्या है लिमिट में भी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 80G 20,000 निकाल देंगे। ठीक है, अब आप देखो एडजस्टेड जीटीआई निकालोगे, एडजस्टेड जीटीआई में पहले 10 लाख है, 10 लाख में आपको सबसे पहले 1,30,000 और 10 लेस करना है, और 75 भी लेस करना है। तो 10 लाख में हम 130 लेस किए, 10,000 लेस किए और 75,000 लेस किए, तो आ रहा है हमारा कितना 7,85,000। इसका 10% कितना हो गया, एडजस्टेड जीटीआई का सीलिंग लिमिट 78,500। ठीक है, तो 78,500 अपना सीलिंग लिमिट हो गया। लेकिन मुझे बताओ आपका एक्चुअल डोनेशन कितना है 80,000 है, तो आप 78,500 इंटू 50% करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि 78,500 और 80,000 विच एवर इज लोअर 78,500, तो 78,500 का 50% कितना हो गया 39,250। तो 39,250 का जो डोनेशन है उसका आपका एलिजिबिलिटी आ जाएगा, और 39,250 प्लस 20 59,250 का आप टोटल जो है डिडक्शन क्लेम करके अपना फाइनल यहाँ पे 80G का डिडक्शन निकाल लेंगे, दैट इज 2,74,250। तो ये सारे डिडक्शन मिला के 274,250 हो गया, और आप 10 लाख से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,25,750। तो दिस इज योर टोटल इनकम। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 4 में। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल टू द एसएससी अंडर चैप्टर 6 से अंडर ओल्ड रेजिम इन द फॉलोइंग केसेस। Shubba Raj incurred medical expenditure of 75,000 for the treatment of his dependent father, who is 66 years old and suffering from cancer, certified by approved doctor. He recovered 50,000 from the insurance company. ठीक है, शुभा राज मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहा है फॉर डिपेंडेंट फादर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है 75,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पर 50,000 जो है इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे जो डिडक्शन की लिमिट है वो 1 लाख तक की मिल जाएगी, बट 75,000 आपका लोअर है, तो आप 75,000 के लिए क्लेम कर सकते हो 80DDB में। बट यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया 50,000, तो आपको लेस करना पड़ेगा 50,000 from the eligible amount of deduction, that is 50,000, 75 minus 50, तो 75 minus 50 25,000 will be allowable as deduction under 80DDB, that is for specified treatment cancer. Shubhankar has deposited 50,000 under a scheme framed by LIC for the maintenance of his dependent brother, which is a relative, who is a relative severe disability है guys। तो यहाँ पर 1,25,000 का जो डिडक्शन है वो मिल सकता है अंडर सेक्शन 80DD। ठीक है, 1,25,000 का जो डिडक्शन है वो मिल सकता है अंडर सेक्शन 80DD। Shashwat had taken a loan from bank for doing MBA. During the year he repaid 50,000 including interest of 10,000। ठीक है, Shashwat had taken a loan from a bank for doing MBA. During the previous year he repaid 50,000 including interest of 10,000। ठीक है, तो बैंक से लोन लिया है MBA करने के लिए, करेंट ईयर में उसने 50,000 रीपे कर दिया, जिसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट है 10,000 का। ठीक है, करंट ईयर में उसने 50,000 रीपे कर दिया, जिसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट है 10,000 का, तो 40,000 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल रीकम्पोनेंट। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज, अच्छा ये एजुकेशन लोन है तो 40,000 नहीं होगा, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट 10,000 का है, तो 10,000 80E में आपको मिल जाएगा, दैट इज आपका एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट। तो 10,000 इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 80E। ये सब MCQ में आ सकता है गाइस।
ठीक है, अब आओ इलस्ट्रेशन 5 में आते हैं। ठीक है, फिर अपना 4 इलस्ट्रेशन और बाकी है, में इलस्ट्रेशन 5 में आते हैं। Karan has made the following investments payments during the year. You need to compute the deduction under section 80C if he has opted for the old regime. ठीक है, ध्यान से, आपको खाली 80C पूछा है और आपको पूछा कि अगर ये ओल्ड रेजिम में तो आपको 80C का टोटल डिडक्शन कैलकुलेट करके बताना है। 80C का टोटल डिडक्शन आपको कैलकुलेट करके बताना है, ये ध्यान से सुनो। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 80C के लिए एलिजिबल हो जाएगा सर 25,000। डिपॉजिट इन पीपीएफ 80C के लिए एलिजिबल हो जाएगा 1 लाख। LIC ऑन ओन लाइफ सम एश्योर्ड 1 लाख 10 अक्टूबर 10, तो सर इसका 20% मैक्सिमम लिमिट मिलेगा, तो यहाँ पे इसको 20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। LIC ऑफ डॉटर, थोड़ा ध्यान से, LIC ऑफ डॉटर पॉलिसी वैल्यू 1 लाख 10 और 1 जनवरी 15 है, तो यहाँ पे 10% तक का लिमिट है, तो यहाँ पे उसको 12,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, 12,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। LIC पेड ऑन मदर्स लाइफ, ठीक है, LIC पेड ऑन मदर्स लाइफ पॉलिसी वैल्यू 2 लाख टेकन ऑन 15 दिसंबर 2018। सर मदर का लाइफ के लिए मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का ही LIC प्रीमियम अलाउबल होता है, मदर्स लाइफ के लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। ठीक है, परचेज ऑफ NSC 8th इशू, इसका भी डिडक्शन आपको 80C में मिल जाता है 10,000 का। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC इंक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑफ 1,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट है इसके अलावा जो इसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा डिडक्शन में, ये आपको इस साल नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब 6th ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, 5 ईयर तक का जो इंटरेस्ट है खाली वही आपको मिलेगा, लास्ट ईयर इंटरेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 5,000 का आपको डिडक्शन 80C में मिल जाएगा। रीपेमेंट ऑफ होम लोन टू SBI इंक्लूडिंग प्रिंसिपल 10,000, तो 10,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप टोटल करेंगे 25 10 ऐसे करके, तो आपका टोटल आ रहा है 1,82,000, तो आपको इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 1,50,000 में, तो योर 80C विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC में जो लास्ट ईयर की इंटरेस्ट होगी वो नहीं होगी सर, तो एक्सक्लूडिंग 6th ईयर इंटरेस्ट है, आपको वो अलग कंपोनेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 में आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर 80GG, घर घर, ये है रेंटल पेमेंट्स का, हु इज नॉट इन द रिसीट ऑफ HRA ऑफ मिस्टर रोहन। बिजनेस इनकम दे दिया है, रेंट पेड बाय मोहन दे दिया है, डिडक्शन अंडर 80C दे दिया है, neither he nor his wife or his children owns any house, तो that is why he is eligible for deduction under 80GG। तो 80GG में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जो करते थे वो अपने को 10% ऑफ एडजस्टेड GTI करना है। एडजस्टेड GTI मतलब क्या हुआ, GTI दैट इज बिजनेस इनकम, यहाँ पे हो गया 8,50,000 माइनस जो आपका डिडक्शन ऑलरेडी आप एलिजिबल हो। ठीक है, 8,50,000 8,50,000 8,50,000 ठीक है, अब 80C में तो आपको 1,50,000 ही मिलेगा, 167,500 मिलेगा नहीं, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट था। ऑल्दो आप 80C यहाँ पर लिखा है बट आप क्लेम खाली 1.5 लाख ही करोगे, तो आपका अल्टीमेटली एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आ रहा है, 7 लाख का आ रहा है। आपका अल्टीमेटली एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आ रहा है, 7 लाख का आ रहा है। तो इस 7 लाख का हम 10% जो है वो आपका सीलिंग लिमिट हो जाएगा विच इज 70,000। ठीक है, विच इज 70,000। तो एनीवेज आपको सीलिंग लिमिट नहीं निकालना, आपको रेंट पेड माइनस 10% निकालना, तो 7,500 पर मंथ का रेंट है, तो टोटल रेंट कितना हो गया 90,000 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI माइनस 10% ऑफ 7 लाख विच इज 70,000, तो अल्टीमेटली आपका 20,000 जो हो गया वो हो गया आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। फिर होता है क्लेम आपका 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, तो 25% ऑफ 7 लाख, तो 7 लाख हो गया आपका, उसमें आप 25% करेंगे तो आपका 1,75,000 आ गया, और मैक्सिमम लिमिट है 5,000 पर मंथ। ठीक है, तो 5,000 पर मंथ हो गया, 5,000 × 12 60,000, तो लीस्ट कितना है यहाँ पे 20,000, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा 20,000 का मिलेगा, दैट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 में आते हैं।
Illustration 7. From the following information, calculate the total income and deduction allowable. Calculate the total income and deduction allowable under 80GG of Mr. Matthew for the assessment year 25-26 under the ओल्ड टैक्स रेजिम. ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको अपना आंसर निकालना है कि टोटल इनकम बताओ और डिडक्शन बताओ अलाउबल अंडर 80GG. तो 80GG ही अपने से पूछा है और अपने से टोटल इनकम भी पूछा है. पीजीबीपी दिया हुआ है, आईएफओएस इनकम दिया हुआ है, एटीसी 30,000 दिया हुआ है, रेंट पेड भी दिया हुआ है. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पीजीबीपी आपका वो 11,80,000 है. ठीक है. फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक इनकम, बैंक डिपॉजिट 20,000 है, तो आपका जीटीआई कितना आ गया? 12 लाख आ गया. अब इसमें आप एटीसी लेस कर दो 30,000, तो आप 30,000 एटीसी लेस कर दिए. अब आपको एडजस्टेड जीटीआई निकालना है. तो रेंट पेड कितना है? रेंट पेड है 13,000 पर मंथ. तो 13,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई. एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे? ये 11,31,000 आपका आया है आफ्टर रिड्यूसिंग एटीसी. करेक्ट. अब आप देखो 12 लाख आपको क्या करना है अल्टीमेटली? 12 लाख माइनस एटीसी करना है, विच इज हाउ मच? 30,000, विच इज 11,70,000. तो 11,70,000 में आप 10%, दैट इज 1,17,000. तो 1,56,000 माइनस 1,17,000, दिस गिव्स यू 39,000. 39,000 क्या हो गया आपका? डिफरेंस. डिफरेंस हो गया सर, 39,000 आपका डिफरेंस हो गया. 30,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच इज 39,000. फिर हो गया आपका 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई. 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई मतलब यही 11,70,000. 11,70,000 का 25% हो गया 292,500. 5,000 पर मंथ हो गया 60,000. तो इसका लोएस्ट कितना हो गया? 39,000. तो 39,000 आप 80GG में लेस कर देंगे. फाइनली आपका टोटल डिडक्शन है 69,000 और आपका फाइनली इनकम आ जाएगा 12 लाख माइनस 69,000, 11,31,000. 11,31,000. नेक्स्ट आता है लास्ट इलस्ट्रेशन 8. एमसीक्यू में आ सकता है ये सब. Mr. X owns an industrial undertaking engaged in the manufacture of articles and started production on 1st April 24. यानी ये इनका फर्स्ट ईयर है. 31st March 25 को इट हैज़ 180 वर्कमैन. वर्कमैन होते ही माइंड में आ जाना चाहिए, ये पूछेगा आपसे 80 JJAA का डिडक्शन. इट हैज़ 180 वर्कमैन, out of which 20 are casual. Casual workmen are not considered to be additional employees. All of the regular workers has worked throughout the year for a monthly wage of 14,000. ठीक है. Further, on 1st June, the company appoints 30 regular workmen and paid some wages to each workman. ठीक है. Same wages. Okay. Find out the amount of deduction under 80 JJAA for the assessment year 25-26 यानी 24-25 में, and assessment year 26-27 यानी 25-26 में. तो सबसे पहले आप देखो, आपने 1st जून 25 को और यहाँ पे लिखा है 31st मार्च 25 को. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पहले 24-25 का पूछा, तो 24-25 में तो गाइज आप 180 वर्कमैन के लिए डिडक्शन आराम से जो है क्लेम करोगे, बट इसमें से 20 कैजुअल है तो आप 160 ही क्लेम करोगे. थोड़ा ध्यान से, आप कितना क्लेम करोगे? 160 क्लेम करोगे. तो 160 जो आप क्लेम करोगे, तो यहाँ पर आपका 160 वर्कमैन हो गया जो आप प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए क्लेम करोगे. इनका मंथली वेज है कितना? 14,000. तो 160 इंटू 14,000 ये आपका पर मंथ है. तो पर एनम कितना हो जाएगा? इंटू 12 मंथ्स. इस पे आपको 30% जो है डिडक्शन क्लेम करना है एज एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30%. एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30%. तो यहाँ पर हो गया, ध्यान देंगे, 14,000 इंटू 160 इंटू 12 इंटू 30%, ये हो गया 80,64,000. ठीक है. दिस इज व्हाट 80,64,000. तो 80,64,000 का आपने क्या कमा लिया? 30% एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आपने इसका डिडक्शन क्लेम कर लिया 80 JJAA में. आपने इसका डिडक्शन क्लेम कर लिया 80 JJAA में. नेक्स्ट ईयर आता है फाइनेंशियल ईयर 25-26. 1st जून 25 को क्या हुआ? कंपनी अपॉइंट्स 30 रेगुलर वर्कमैन. नेक्स्ट ईयर कंपनी ने एडिशनल जो वर्कमैन हायर किया वो है 30. तो नेक्स्ट ईयर जो कंपनी हायर किया वो 30 वर्कमैन हायर किया. ठीक है. और इसको सेम वेजेस दिया 14,000 इंटू 10. सेम चीज 10 वर्क इंटू 10. अब ये 1st जून को है तो 10 मंथ्स है और इसका 30%. एक बात मैं आपको बता देता हूँ,
आपको जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन मिलता है वो 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट ईयर ये क्लेम कर लिए 80,64,000, दिस इज फॉर 160 एम्प्लॉइज। नेक्स्ट ईयर आप क्लेम करें, दिस इज फॉर 30 एम्प्लॉइज, ठीक है। तो हमने 30 एम्प्लॉयज़ का निकाला और यहाँ पे हमने 160 एम्प्लॉय का निकाला। आपको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का जो रिडक्शन मिलेगा वो आपको 3 साल तक मिलेगा, 30%, 30%, ठीक है। सो दिस वॉज डिडक्शंस चैप्टर। नेक्स्ट आते हैं अपने एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एग्जाम में आ सकता है गाइस, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, compute the amount of installment of advance tax payable by Ram and Shyam along with the due dates as per income tax for the assessment year 25-26। आपको क्या निकालना है? आपको इंस्टॉलमेंट निकालना है एडवांस टैक्स का, पेबल बाय राम एंड श्याम along with the due dates as per the income tax act। टैक्स पेबल इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, राम का 25,000, श्याम का 30,000। इसमें टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो दोनों का अलग अलग हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर, टैक्स पेबल कितना है इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 25,000 एंड 30,000। 25,000, 30,000 आपका टैक्स पेबल है। इसमें टीडीएस कितना डिडक्ट हो गया है? 20,000 एंड 10,000 टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो आपका नेट एडवांस टैक्स पेबल कितना है? आपका नेट एडवांस टैक्स पेबल 5,000 एंड 20,000 है रिड्यूस करने के बाद। अब आप इसी को प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब आप इसी को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले राम के केस में आपको पता होना चाहिए, सिंस एडवांस टैक्स पेबल इज लेस देन 10,000, राम विल नॉट बी लायबल टू पे एनी एडवांस टैक्स, क्योंकि इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 और मोर होता है। बट श्याम का एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 और मोर है, तो ही विल बी लायबल टू पे एडवांस टैक्स। कैसे करेंगे आप? 15 जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च तक आप प्लॉट करेंगे। 20,000 का 15%, ठीक है। 20,000 का ये ऑल्टरनेटिव वन, ऐसे नहीं, ऐसे करो। ऑल्टरनेटिव टू क्या है? ऑल्टरनेटिव टू 15% ऑफ 20,000, पहले आपको ये करना है। फिर 45% ऑफ 20,000। अब इसमें ऑलरेडी आपका 3,000 जो है माइनस हो गया, ऑलरेडी 3,000 आपका माइनस हो गया। आपको खाली एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पूछा है कि 45% तक मुझे पे करना था, मेरा लेस इंस्टॉलमेंट वन मैंने ऑलरेडी पे कर दिया 3,000 का, तो मेरे को एडिशनल कितना देना है? 6,000 देना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट में मुझे 75% तक ऑफ 20,000 देना था, मैंने ऑलरेडी 3 और 6 दे दिया है, 9,000 मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। 9,000 मैंने ऑलरेडी दे दिया है। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट होल्ड करेंगे 2 मिनट्स।
75% ऑफ 20,000 माइनस 9,000 आपका पहले का, तो ये आपका डिफरेंशियल कितना हो गया 6,000। फिर 100% ऑफ 20,000 माइनस 366, जो आपका एडवांस टैक्स पेड इन द फर्स्ट सेकंड 3 इंस्टॉलमेंट है, तो ये आपका फोर्थ इंस्टॉलमेंट आ गया। तो ये आपका इस तरीके से 366,5,000 जो है ये आपका एडवांस टैक्स का ड्यू डेट्स के हिसाब से लाइबिलिटी है। वैसे आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव नहीं चाहते तो आप 15 एडिशनल 30 एडिशनल 30 और 25 भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि 15 प्लस 30 45, 15 प्लस 30 प्लस 30 75 प्लस 25 100, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। इलस्ट्रेशन 2 में आते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में आते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड by Mr. D. Chaturvedi for the previous year 24-25. The following particulars are furnished by Mr. D. Chaturvedi for previous year 24-25. Income from salary 9,40,000. Yes. Income from salary 9,40,000. Just a minute, guys. Illustration 2 देखिए. The following particulars are furnished by Mr. D. Chaturvedi for the previous year 24-25. Income from salary at 9.4 lakh. Income from let out property at 3.2. Business income, other sources. He is entitled to income from business 5 lakh 80. Income from other sources 60,000. He is entitled to a deduction under 80C for 1 lakh 50 under 80G 80D. TDS आपका 1 lakh 80,000. Compute the advance tax payable by him if he opts for old tax regime with the due dates of the payment of installments assuming if he is 45 years and 65 years. चलिए करिए एक बार.
9.4, 3.2, 5.8 एंड 6, ये सब मिलाकर आपका 19 लाख हो रहा है। ये सब मिला के आपका 19 लाख हो रहा है। डिडक्शन इसको मिलेगा 1,50,000 का, और 80G 30,000, 80D 20,000। आपने तीनों डिडक्शन क्लेम करके टोटल इनकम निकाल लिया। टोटल इनकम पे अब आपको टैक्स निकालना है। पहला सिचुएशन में इफ ही इज 45 ईयर्स एंड सेकेंड में फीस 65 ईयर्स, तो ऑब्वियसली इसमें सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे इसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 45 ईयर्स, 65 ईयर्स। तो केस वन अगर ये 45 ईयर्स है ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो 17 लाख क्या होगा, 1,12,500, क्योंकि 10 लाख तक वही होगा। फिर 7 लाख पे 30%, विच इज कमिंग टू हाउ मच, 3,22,500। ठीक है, यहाँ पे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे आप। केस वन आपका ये टैक्स लाइबिलिटी है। इसके बाद अब आपका टीडीएस कितना कटने वाला है, आपका टीडीएस कितना कटने वाला है, आपका टीडीएस कटने वाला है 1,80,000। तो यहाँ पर आप टीडीएस 1,80,000 लेस कर दिए सेस ऐड करने के बाद। ध्यान रखना सेस ऐड करने के बाद आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी से टीडीएस लेस होगा, तो विच गिव्स यू योर एडवांस टैक्स पेबल टू बी 1,55,400। केस टू 65 ईयर्स। केस टू 65 ईयर्स, 3,20,000। अब आपका 17 लाख पे आप अगर केस टू में आते हैं तो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या हो जाएगा, आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाएगा। तो वहां पे आपका टैक्स कितना हो जाएगा, 1,10,000। और यहाँ पे जो आपका 17 लाख है, 17 लाख माइनस 10 लाख पे 30% होगा, प्लस 2,10,000। तो 2,10,000 प्लस 1,10,000 हो गया 320। इस पर आप सेस ऐड कर देंगे, माइनस टीडीएस 180। तो यहाँ पे आपका नेट एडवांस टैक्स 152,800 हो जाएगा। तो बस अकॉर्डिंगली आप प्लॉट कर देना 15, 45, 7,500 करके, तो आपको ड्यू डेट्स के साथ इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डन गाइस। वैसे इलस्ट्रेशन 3 देखिए, काबरा वर्किंग इन वाई लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स, कंप्यूट द टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बाय वाई लिमिटेड। ये सारे डिटेल्स आपको दिए हैं। ही हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम, कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट वाई। तो टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम। स्टेशन नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। Mr. Kabra working in Y Limited furnishes the following details. Compute the tax to be deducted at source by Y Limited. तो आपको ये बताना है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वो अपने एम्प्लॉय के सैलरी में कितना टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो आपको टैक्सेबल सैलरी निकालना पड़ेगा पहले काबरा का। ग्रॉस सैलरी 15.5 लाख, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलिएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप लॉस क्लेम कर सकते हैं, सेट ऑफ। बिजनेस लॉस सैलरी के साथ क्लेम नहीं कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट इनकम के साथ क्लेम कर सकते हैं। ये टीडीएस आपका डिडक्ट हो चुका है ऑन इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ एटीसी मिल जाएगा अंडर नॉर्मल टैक्स प्रोविजन।
टैक्स रेजिम डिक्लेयर्ड बाय मिस्टर एक्स। केस 1 पहले आपसे पूछा है कि बताओ अगर ये ओल्ड टैक्स रेजिम में होगा तो आप पहले इसका टैक्सेबल सैलरी निकाल लो ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो 15.5 लाख, ठीक है, 15.5 लाख, 15.5 लाख ग्रॉस सैलरी है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने 50,000 दे देंगे। ये टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम है, मतलब सब कुछ मिला के इसका टैक्स जो है क्या आ रहा है, 15.5 लाख माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर यहाँ पर आएगा इसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माइनस 50,000 लॉस। फिर बिजनेस लॉस है 1 लाख का। और फिर इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम पहले आप 60,000 कर लो, इंटरेस्ट इनकम आपने ऐड कर लिया। अब आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालो। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, क्यों सर, क्योंकि बिजनेस लॉस आप सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 60,000 आपका इंटरेस्ट इनकम आया, जीटी आया ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख 60 माइनस 50 दैट इज 15 लाख 10,000, 15 लाख 10,000, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी तक लॉस सेट ऑफ नहीं किया है। अब 15 लाख 10,000 में अगर आप देखोगे तो आपको डिडक्शन अंडर एटीसी कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 1 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो 14 लाख 10,000 आपका टोटल इनकम है, 14 लाख 10,000 आपका टोटल इनकम है। इस पर आप ओल्ड टैक्स रेजिम निकालेंगे तो 1,12,500 तो आपका अप टू 10 लाख तक के इनकम पे टैक्स होगा, अप टू 10 लाख तक के इनकम पे आपका टैक्स होगा 1,12,500। 4,10,000 पे 30% प्लस 1,12,500 विल गिव यू 2,35,500। इस पे आप सीधा सेस ऐड कर देंगे 4%, ठीक है। और इस पे जो आपका इनकम पे टीडीएस, इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस कट है 5,000 आप यहाँ पे लेस कर देंगे। तो आपका टोटल जो नेट पेबल आएगा वो आएगा 2,39,920। जो आपका नेट पेबल आ रहा है वो है 2,39,920, ये है विदाउट सेट ऑफ, ठीक है, अगर आप बिजनेस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो सैलरी में डेफिनेटली आपको मतलब एम्प्लॉयर को डेफिनेटली बिजनेस लॉस के बारे में पता नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली इसका सेट ऑफ क्लेम नहीं करेगा। लेकिन मान लो अगर फाइनली जब हम अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग अदर इनकम जैसे क्या होगा, सेम है 15.5 माइनस 50 और इसमें 60,000 आपका, सॉरी आपका इंटरेस्ट माइनस 50 है। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट इनकम है ना 60,000 और बिजनेस लॉस है वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, उतना से आपका ग्रॉस टोटल इनकम कम हो गया, डिडक्शन सेम है, टोटल इनकम कम हो गया। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, 217,500 प्लस सेस, और इसके ऊपर आप टीडीएस माइनस करके आपका 221,200 जो है ये आपका टैक्स पेबल आएगा। तो अल्टीमेटली जो टीडीएस एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा वो हायर ऑफ द अमाउंट डिडक्ट करेगा, दैट इज बिफोर सेट ऑफ के पहले, दैट इज 2,39,920। हाउस प्रॉपर्टी लॉस उसको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और हाउस प्रॉपर्टी लॉस वो सेट ऑफ कर सकता है, बट रेस्ट ऑफ द लॉसेज इट्स नॉट कंपल्सरी। तो 2,39,920 इज माई टीडीएस अमाउंट। केस नेक्स्ट, इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अगर यही चीज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होता तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ चेंजेस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, ये जीरो हो जाता, इंटरेस्ट इनकम 60, और यहाँ पर आपका जो डिडक्शन एंड एटीसी वो भी जीरो हो जाता, आपका टोटल इनकम 15.35 लाख का था। अब न्यू टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से अपने को पता है कि 10 लाख तक के इनकम पे 50,000 टैक्स होता है, ठीक है। उसके ऊपर 10 से 12 लाख, 2 लाख के ऊपर आपको 15% टैक्स देना होता है, दैट इज 30,000, 12 लाख हो गया। अब 12 लाख से 15 लाख 3 लाख, तो 3 लाख के ऊपर आपको 20% टैक्स देना होता है, दैट इज 60,000, ठीक है। अब 35,000 जो रिमेनिंग है उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 10,500, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 10,500, टोटल आ रहा है आपका टैक्स 1,50,500, ठीक है। इसमें कोई रिबेट नहीं मिलेगा सर, सेस ऐड कर देंगे 4%, और टीडीएस जो आपका डिडक्ट हो चुका है वो आप लेस कर देंगे, तो 151,520 आपका जो है टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। यही चीज़ अगर आपका बिजनेस लॉस आप सेट ऑफ कर दें इंटरेस्ट इनकम के साथ, तो आपका इंटरेस्ट इनकम जीरो हो जाएगा, योर ओवरऑल इनकम विल गेट रिड्यूस बाई 60,000। डिफरेंस यही है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 में आते हैं, इलस्ट्रेशन 4 में आते हैं, देखो, वाई लिमिटेड हैज क्रेडिटेड द फॉलोइंग पार्टी फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, डिटरमाइन वेदर टी टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और नॉट। आपसे पूछा है कि बताओ वेदर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और नॉट। वाई लिमिटेड ने ये सारे
क्रेडिट किया है फॉलोइंग पार्टी को फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पार्टी है मिस्टर ए ऐसे करके, कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अमाउंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 30,000 से ज़्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिविजुअल अगर होता है एच यू एफ पे ही होता है तो 1% वरना 2%। तो मिस्टर ए के केस में क्या हो गया, मिस्टर ए के केस में अमाउंट अगर 18,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा सर। ठीक है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट 5277 है, कॉन्ट्रैक्ट 5277 है, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट 8000 है, टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 30,000 से कम है। मिस्टर ए का 5267 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, 35,000 है, ये ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ट्रांसपोर्ट के केस में लिमिट जो हो जाता है वो आपका बढ़ जाता है सर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के केस में जो लिमिट है वो बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान देना, मिस्टर ए का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 है बट एग्रीगेट 1 लाख है। तो 18 + 8, 18 + 8 26 + 35, ये अभी भी 1 लाख से कम है। ठीक है, तो 35,000 है तो यहाँ पर भी टीडीएस नहीं कटेगा सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टीडीएस आपका नहीं कटा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर बी के केस में 5825 एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें टीडीएस कट जाएगा। मिस्टर बी है 1% टीडीएस कटेगा। 35,000 पे 1% कितना हो जाएगा, 350 रुपीज़। मिस्टर सी 5826 केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, 42,000 है, यहाँ पे टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। 42,000 आपका 30,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस यहाँ पर कट जाएगा। तो ये हो गया 1%। डी लिमिटेड कंपनी है, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, 37,000 है, इस पर 2% टीडीएस कटेगा, आपने डिडक्ट कर लिया। मिस्टर ई का चारों मिलाकर देख लो एक बार, ये 30 से कम है बट ओवरऑल एक बार चेक कर लो, 27 + 26 + 25 + 28, ये 1 लाख से ज़्यादा है। तो 1 लाख से ज़्यादा होने पे ध्यान देना, ये फर्स्ट 3 में तो ये 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, बट ये फोर्थ पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर आपको पूरा 1,06,000 पे 1%, दैट इज़ 1060 अपने को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 5 में। Z Limited is engaged in the business of Z Limited is engaged in the business of plastic bottles. Z Limited has an arrangement with John that he will manufacture plastic bottles as per the specifications given by it. ठीक है, Z ने अरेंजमेंट कर लिया जॉन के साथ that he will manufacture the plastic bottles as per specification given by John. For this purpose, John issued the following bills on Z Limited. Z requested you to advise on the applicability of TDS. तो यहाँ पे अगेन 194C की कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आएगी। ग्रॉस अमाउंट है 10 लाख का, मटेरियल कॉस्ट है 9.5 लाख, तो यहाँ पे आपका मटेरियल कॉस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, इस पे जो डिफरेंशियल वैल्यू है 50,000, इसी पे टीडीएस कटेगा। रॉ मटेरियल हैज बीन सप्लाइड बाय जेड लिमिटेड एंड सच वैल्यू इज शोन सेपरेटली। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन जॉन हैज सप्लाइड द प्रोडक्ट टू जेड। जेड ने मटेरियल दिया 9.5 लाख का, तो सर जेड उस पर तो टीडीएस काटेगा नहीं। तो अल्टीमेटली जो सर्विस वैल्यू है, नेट अमाउंट ऑन विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इज 50,000, उस पर 1% दैट इज 500 जो है टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। 15 नवंबर ग्रॉस अमाउंट 2 लाख है, रॉ मटेरियल 1,65,000 हैज बीन सप्लाइड, बट ये इनवॉइस में मेंशन नहीं है। Since it is not separately mentioned in the invoice, so TDS will be required to be deducted on the gross value, that is 2 lakh पे 1%. ठीक है, थर्ड आपका आता है 23 दिसंबर में बिल नंबर 185, 1,50,000, रॉ मटेरियल हैज़ बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे जो TDS डिडक्ट होगा वो आपके 1,50,000 पे डिडक्ट होगा। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर ये वर्क के डेफिनेशन से आउट हो गया है। क्यों सर, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रॉ मटेरियल हैज बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर्स, यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है। रॉ मटेरियल हैज नॉट बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम जेड लिमिटेड ओनली। जॉन रॉ मटेरियल किसी और से लेकर जेड को दे रहा है, तो ये एज गुड एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, इट इज़ नॉट अ वर्क। ठीक है, इट इज़ नॉट अ वर्क सिंस रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल इज एक्वायर्ड फ्रॉम अदर पर्सन, हेंस इट इज़ नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो 1,50,000 पे 0 TDS कटेगा सर। तो एक पर्टिकुलर वर्क के डेफिनेशन से आपको 194C से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 6। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25।
MSP Limited paid 22,000 to one of its directors as setting fees on 7th of September 2024. ठीक है, डायरेक्टर को सिटिंग फीस दिया है 7 सितंबर 2024 में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 194J में आ जाएगा क्या, प्रोफेशनल फीस. प्रोफेशनल फीस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 है, बट वो डायरेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो यस, 194J में 10% TDS कट जाएगा. तो 22,000 का 10% क्या हुआ, 2200. Being 10% of 22,000 required to be deducted, the threshold limit of 30,000 is not applicable in respect of sum paid to the director. 27 December, Rajasthan government paid 2 lakh to Ramesh and resident individual against compulsory acquisition of urban land. तो यहाँ पर कंपल्सरी एक्विजिशन जो है 2.5 लाख से ज़्यादा का लिमिट है, 194 LA में से लिमिट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे TDS जो है वो नहीं कटेगा सर. रेंट पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 बाय अ फर्म हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 55 लाख. फर्म होते फिर आपको चेक करना नहीं है, फर्म होते TDS रिक्वायर्ड हमेशा डिडक्ट होगा, बट यहाँ पे 2.4 लाख का लिमिट से ज़्यादा नहीं है, तो 1.5 लाख का लिमिट जो है इस पे TDS नहीं डिडक्ट होगा सर. हैंस 194 इज नॉट एप्लीकेबल. Mr. Anil, a resident Indian dealing in food grains, has a turnover of 11 crore in the previous year 23-24, yani last year. He purchased goods from Mr. Ram, a resident seller, regularly in the course of the business. Aggregate purchase made during the year 24-25 on various dates is 75 lakh. अलग अलग डेट को आपका जो एग्रीगेट परचेज हुआ है वो 75 लाख का हुआ है. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, ये 75 लाख का हुआ है, तुमको याद होना चाहिए 194Q. जैसे 50 लाख का लिमिट क्रॉस करता है तो यहाँ पर 0.1% TDS डिडक्ट करना पड़ता है एक्सेस अमाउंट पे. लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ही विल बी लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर 194Q. He created Ram's account in the books of account on the same date and made the payment on 27 January 75 lakh. Ram's turnover for this financial year 23-24 is 13 crores. यानी in this situation अनिल का टर्नओवर है, he purchased goods from Ram. ठीक है, तो राम सेलर है, राम के लिए भी लास्ट ईयर की लाइबिलिटी है, बट 206C1H विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ 194Q इज एप्लीकेबल. तो यहाँ पे TDS डिडक्ट होगा. सिंस टर्नओवर ऑफ अनिल एक्सीड्स 10 करोड़, द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम राम फ्रॉम रेसिडेंट सेल एक्सीडिंग 50 lakhs, he will be liable to deduct TDS at the rate of 0.1% of 25 lakhs. तो पहला 23 लाख पे नहीं होगा. ठीक है, फिर ध्यान देंगे ये 27 लाख पे भी नहीं होगा, बट ये 1 लाख पे हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 50 लाख तक पे नहीं है, 50 लाख क्रॉस करते ही है, 50 लाख क्रॉस करते ही यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. 0.1% ऑफ 1 लाख, तो दिस इज 100 रुपीज़. तो आपका 1 लाख पे 0.1% 100 रुपीज़ डिडक्ट होगा. उसके बाद जो पूरा 24 लाख है, 24 लाख पे जो है आपका 0.1% डिडक्ट होगा, दैट इज 2400 रुपीज़. ठीक है, दैट इज 2400 रुपीज़. तो ये था अपना TDS एंड TCS 194Q. नेक्स्ट चैप्टर अपना रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स. और रिटर्न ऑफ इनकम स्टार्ट करते हैं. स्टेट द टाइम लिमिट अलाउड अंडर 139(4) टू सबमिट अ बिलेटेड रिटर्न फॉर द प्रीवियस 24-25 इन द फॉलोइंग केसेस. आपको बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट पूछा है. नो असेसमेंट इज मेड अंडर 144 31st December 25, 3 months prior to the end of the relevant assessment year. SSE failed to respond notice under 142(1) served on 5th November 2025. Time allowed in such notice to submit the return is 5th December 2025, but no assessment is made under section 144. No assessment is made under section 144. SSE failed to respond to notice under 142(1) served on 5th November 2025. Time allowed in such notice to submit the return is 5th December 2025, यानी एक महीना बाद. ठीक है, बट नो असेसमेंट इज मेड अंडर 144. तो यहाँ पे सर एकदम क्लियर है कि असेसमेंट कंप्लीशन टाइम और 3 months प्रायर. तो यहाँ पे 5th December ज़रूर टाइम अलाउड है टू सबमिट द रिटर्न, बट असेसमेंट कंप्लीट नहीं होना, तो आप 31st December तक अपना आराम से बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो. SSE फेल टू रिस्पॉन्ड नोटिस सर्व्ड ऑन दिस, एंड यहाँ पे लिख दिया असेसमेंट कंप्लीटेड, तो दिस इज द लास्ट डेट. इसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते. अगेन यहाँ पर देखो लिख दिया असेसमेंट
इज कंप्लीटेड, तो जो भी है सर असेसमेंट जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अपनी कुछ नहीं कर सकते. असेसमेंट कंप्लीशन डेट विल बी द लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ बिलेटेड रिटर्न. इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं. Sun 2 furnishes the following information for the previous year 24-25. Loss from business 8 lakh long term capital loss and loss from property. Does Sun 2 require to submit the return on or before due date? क्या सन 2 को रिटर्न फाइल करना रिक्वायरमेंट है? यस, इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस. इफ रिटर्न इज नॉट सबमिटेड बिफोर द ड्यू डेट देन द लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड. ऑल्सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फाइलिंग रिटर्न. मैंने बता दिया. व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिटर्न? 31 जुलाई 25. उसको 31 जुलाई 25 तक फाइल करना बिकॉज ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड. एल्स 31 अक्टूबर. ठीक है. एन इंडिविजुअल एसएससी इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ लॉस. हाउएवर द फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट सबमिटेड विद इन द ड्यू डेट. दैट इज बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, ओएमआरएच लॉस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस. ठीक है. इलस्ट्रेशन 3 में आते हैं. राइट द करेक्ट आंसर. ये पूरा सी इंस्टीट्यूट के मैट का है. राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. Mr. Sunil, a salaried employee of Calcutta University, have taxable income of 14 lakh. 14 lakh का taxable income है for the year this, whose due date of filing return of income is 30th November. ठीक है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 31 जुलाई, क्योंकि 30th नवंबर उनका होता है जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांजैक्शन होता है. Raghav, salaried employee of Tata Motors, having taxable income of 18 lakh for the previous year. This, he fails to file his return within the due date. He wants to file belated return. The time limit to file belated return is 31st December 2025. तो 24-25 का जो रिटर्न है वो 31st December 2025 तक फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड द असेसमेंट इज नॉट कंप्लीटेड बिफोर द डेट. Akhil, a businessman, filed a belated return for the previous year 24-25. He wants to submit a revised return on 31st December 25 after he discovered that he failed to claim a deduction allowable under 80. Yes, he can do so. A belated return can be revised provided the assessment is not already completed. ABC, a Kolkata-based partnership firm, is required to get its account audited under Income Tax Act. ड्यू डेट फॉर दिस रिटर्न इज 31st अक्टूबर होगा. क्या होगा? इफ हिज रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट, इफ हिज अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विल बी 31st October 2025. Ankita is a partner of partnership firm and the accounts of the firm is required to be audited. Due date of filing return of Miss Ankita is within 31st December 2025. तो पार्टनर है ऐसे फर्म की जिसके अकाउंट्स ऑडिटेड रिक्वायरमेंट है, तो इसका ड्यू डेट भी 31st अक्टूबर हो जाएगा 2025. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन 4 में. स्टेट वेदर द फॉलोइंग रीजंस हैव टू मैंडेटरी फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट. यार आपको बताना है कि इन्हें क्या फॉलोइंग रिटर्न फाइल करना जरूरी है. राजेश, एज 45, ग्रॉस टोटल इनकम इज 3.5 लाख एंड टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन इज 2 लाख. तो देखो गाइस, बिफोर डिडक्शन इसका टोटल इनकम क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. तो येस, एज इज जीटीआई एक्सीड्स बीईएल, ही हैज टू कंपल्सरी फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. Messrs VMA, a partnership firm whose total income during the previous year is 50,000. थोड़ा ध्यान से, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका टोटल इनकम इस साल कितना है? 50,000 है. ठीक है. तो पार्टनरशिप फर्म को तो कंपल्सरी मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है वेदर द व्हाटएवर द साइज ऑफ द टर्नओवर इज. श्रीमती एस महेश्वरी, एज 62 ईयर, सीनियर सिटीजन है, टोटल इनकम 2.8 लाख है. तो ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख से कम है. तो डेफिनेटली श्रीमती एस महेश्वरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बिकॉज हर बेस इनकम डज नॉट एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट. मैक्सको इंडिया लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया, हैज इंकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर. कंपनी है, कंपनी को हमेशा रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द टर्नओवर और इनकम. ठीक है सर. नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन 5. नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन 5. सो tax payable on total income of Mr. V. Mundra for assessment year 25-26 computed at rupees 3.5 lakh. He paid advance tax of 45,000 during the previous year 24-25. Tax payable on total income of Mr. V. Mundra कितना है? 3.5 lakh है. इसने एडवांस टैक्स ऑलरेडी दे दिया 45,000 का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25. टैक्स ऑफ 15,000 हैज बीन डिडक्टेड. इसमें टीडीएस डिडक्ट हो चुका है. Interest calculated as per the provision is all these things 234 ABC. Calculate the self-assessment tax payable by Mr. Mundra under section 140A. आपको क्या निकालना है? आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकालना है. तो टैक्स पेबल कितना है? 3.5 लाख का है. उसमें आप देखो
सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकालने के लिए आपको पहले टैक्स, इंटरेस्ट, फीस सब ऐड करना होता है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 12,500, 16,800 एंड 9,800। तो सब कुछ मिला के इसका इंटरेस्ट कितना है, 39,100। ठीक है, सब कुछ मिला के इसका इंटरेस्ट है 39,100। फीस कुछ दिया हुआ नहीं है। लेस आपको क्या करना है, टीडीएस जो है, जो भी आपका टीडीएस कटा है वो आपको लेस करना है, विच इज़ 15,000। टीडीएस आप यहाँ पे 15,000 लेस कर दिए। एडवांस टैक्स जो 45,000 का आपको लेस करना है, 45,000 आप एडवांस टैक्स भी लेस कर दिए। बचा जो आपका 60,000 के बाद रिमेनिंग है, वो आपने आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल आ गया। तो टीडीएस और एडवांस टैक्स लेस करने के बाद जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, दैट विल गिव यू द सेल्फ असेसमेंट टैक्स। बहुत ही छोटा क्रिस्प एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। इलस्ट्रेशन 6 में आते हैं। रमन हैज अ टोटल इनकम ऑफ 65 लाख, सैलरी, बैंक एफडी, इंटरेस्ट एंड 2 प्रॉपर्टीज। स्टेट विथ रीजन विच आईटीआर फॉर्म, बहुत अच्छा सवाल है, विच आईटीआर फॉर्म रमन शुड फिल अप फॉर फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। सबसे पहला बात तो आईटीआर 1 वो फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो 50 लाख से ज़्यादा का इनकम है। ठीक है। दूसरा एक बात देखो आप, इसका कोई पीजीबीपी इनकम नहीं है, इसका कोई पीजीबीपी इनकम नहीं है। He does not have any PGBP income. He does not have any PGBP income. तो क्योंकि इसके पास PGBP इनकम नहीं है, तो डेफिनेटली ही विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ITR 2। अगर PGBP इनकम होता तो ITR 3 फाइल करता। तो ITR 2 इसलिए फाइल करना पड़ेगा बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी बिजनेस इनकम। ही इज नॉट फाइलिंग ITR 1 बिकॉज हिज टोटल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs and he has more than one property. Plus, he is not filing ITR 3 and 4 because his income does not include income under the head PGBP, क्योंकि ITR 4 में तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाले जाते हैं। अगर ये बिजनेस में ही नहीं है तो इसके PTS एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके ऊपर ITR 2 लगेगा सर। तो ही विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल ITR 2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल से रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो चैप्टर है वहां से इन्होंने यहाँ पर दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, मैं आपको इलस्ट्रेशन 8 कराता हूँ। Mr. Prajapati, an individual earns income from salary and income from other sources totaling 16 lakh. You are asked to answer the following questions. Salary IFOS है और 15 लाख का इनकम, 16 लाख का इनकम है। In which form he is required to file his ITR 1? Form 1, ITR 1. What is the due date for filing ITR 1? 31st July, क्योंकि no tax audit. If he fails to file his return by the due date, how much fees will he liable to pay? 5,000. क्यों सर? क्योंकि his income is more than 5 lakh. If his GTI is 2,40,000 as he is filing a belated return, अगर उसका GTI 2,40,000 का है और वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है, तब उसे कितना फीस करना है सर? टोटल इनकम ही 5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, टोटल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, तब 1,000 का बिलेटेड रिटर्न। अब मेरा एक बात सुनो, प्रजापति का GTI 2.4 लाख है, यानी 2.5 लाख से कम है, तब तो उसे रिटर्न फाइल ही नहीं करना है, फिर भी वो फाइल कर रहा है, तो कोई फीस नहीं लगेगा। फीस तब लगता है जब उसे रिटर्न फाइल करनी होती है और वो लेट फाइल कर रहा है। बट यहाँ पे ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ओनली, तो नो फीस, कोई फीस नहीं लगेगा। इफ इज टोटल इनकम इज 2.7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से, तो ये हो गया 3.2 लाख। यहाँ पर फीस लगेगा क्योंकि यहाँ पे उसे इसकी ग्रॉस इनकम BL से क्रॉस हो गई, तो उसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, उसे कितनी फीस देनी पड़ेगी? उसे फीस देनी पड़ेगी 1,000 रुपीज। उसे फीस देनी पड़ेगी कितनी? 1,000 विल बी द टोटल नंबर ऑफ फीस विच अमाउंट ऑफ फीस विच विल पे। ठीक है सर। तो ये था अपना रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट वाला पोर्शन। अब लास्ट पोर्शन में एक बार अपने आ जाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आइए, लेट्स कम टू द लास्ट पोर्शन, कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। ये लास्ट पोर्शन अपना कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इलस्ट्रेशन नंबर 1। श्रीमती सोनम, एजेड 40 years, a resident individual of India, furnishes the following details of her income during the previous year 24-25. Compute her total income and tax payable for the assessment year 25-26 under the old
टैक्स रेजीम, ठीक है। अंडर द ओल्ड टैक्स रेजीम आपको टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालना है श्रीमती सोनम का। ये सारे डिटेल्स अपन को दिए हैं। बिजनेस इनकम, नेट लॉटरी विनिंग्स, तो ये डिवाइड बाई 70% कर देंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा। सैलरी इनकम कंप्यूटेड टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी ऑन 10th of December, LIC पेड पॉलिसी टेकन दिस मच, तो ये 10% ही मिलेगा। 10% ऑफ 5 लाख इज 50,000, तो आपको 50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। तो 1 जनवरी 25 सम एश्योर्ड इज 5 लाख, तो 10% ऑफ 5 लाख 50,000, मैक्सिमम 50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन NSC 80C मिल जाएगा। पेमेंट ऑफ स्कूल फीस अंडर फॉर अ सन 80C मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस 80D मिल जाएगा पूरा 10,000 का। हर फादर एज 65 अगेन पूरा 80D मिल जाएगा। शी इनकट मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर फॉर डिपेंडेंट मदर सफरिंग फ्रॉम सेरेबल पैल्सी, सीवियर है सीवियर, ठीक है। तो सीवियर मेडिकल ट्रीटमेंट है डिपेंडेंट मदर के लिए जो कि सीवियर डिजीज है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है अपने 80DD का सीवियरली डिजेबल्ड है तो 1,25,000 का फिक्स डिडक्शन ले लेंगे। डोनेशन टू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे 80 GGC का भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली डिडक्शन का ज़्यादा पॉइंट था गाइस। देखो इतना ही देर से अपने इतना प्रैक्टिस किए हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप इसको सजा लेंगे, ठीक है। 2.5 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। 2.5 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये आपका GTI हो गया। अब इसमें सारे डिडक्शंस आपने ले लिया, वो हमने सब यहाँ पर लेस करके दिखा दिया, ठीक है। 80D पूरा ले लिया, 80DD ले लिया, 80 GGC ले लिया, क्योंकि इंडिविजुअल ने डोनेशन दिया है। अब थोड़ा टैक्स लायबिलिटी पे ध्यान दो। 946 में आप देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो मेरा कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख का। तो इस 1 लाख के ऊपर तो मेरे को कितना टैक्स देना है, 12.5% टैक्स देना है, इस पर क्लियर है। बाकी जो मेरा 846 होगा, 846, एक मिनट, 946 है तो 946 में मेरा 1 लाख गया, 846, ठीक है। अच्छा 846 में भी लॉटरी इनकम 1 लाख का है तो 1 लाख पे 30% आपने टैक्स दे दिया, तो 1 लाख और गया, तो बचा कितना, 746, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हो तो अप टू 2,50,000, नेक्स्ट 2,55%, ठीक है। फिर 5 लाख तक का हो गया, फिर 2,46,000 पे 20% हो जाएगा सीधा, विच इज 49,200 एंड 12,500, दैट इज 61,700। टोटल टैक्स आ गया 104,200। रिबेट नहीं मिलेगा सर, सीधा सेस ऐड कर देंगे और आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा, उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा सवाल था एकदम। इलस्ट्रेशन 2 में आइए। मिस कोमल 36 ईयर्स, यहाँ पे आपको ओल्ड रेजिम में ही निकालना है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी दे दिया है तो स्टैंडर्ड 50,000 का देना मत भूलना, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,000 का डिडक्शन देना मत भूलना, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,10,000 एंड अलाउबल एक्सपेंस 1,20,000, ठीक है। तो ये आपको डिडक्शन मिल जाएगा इसमें से। फैमिली पेंशन 10,000 पर मंथ है, ठीक है। तो 10,000 पर मंथ हो गया कितना, 1,20,000। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 15,000 का ही मिलेगा क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजीम है। लॉन्ग टर्म कैप गेन 10 दिसंबर को है सेल ऑफ ज्वेलरी, तो इस पर 12.5% सीधा टैक्स दे देंगे। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम HUF एज अ मेंबर एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये सेक्शन 10 में, क्योंकि इस पर HUF टैक्स दे देगा। शी डिपॉजिटेड PPF 80,000, 80C में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डोनेशन टू नेशनल लीफ फंड 80G में आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक परचेज ड्यूरिंग दिस ईयर 50,000 इज फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट, 80C आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पेड प्रीमियम फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन ओन हेल्थ बाई चेक 80D में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपको इसको टैक्स लाइबिलिटी फिर से कंप्यूट करना है इफ शी हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रेजीम, तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं देते, यहाँ पे स्टैंडर्ड 50 की जगह 75 दे देते, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं देते। तो एक बार देखो, ग्रॉस सैलरी 15,41 है, इसमें दोनों डिडक्शन देके 52 आ गया, 1489, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे आपने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया है 50,000 का प्रिंसिपल है, बाकी कितना हुआ 2 लाख, 2 लाख आपका इंटरेस्ट पोर्शन है। तो यस आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाओगे तो आपको 2 लाख का भी डिडक्शन मिल जाएगा, और ये 2 लाख का HP लॉस आप क्लेम कर सकते हो अगेन सेट ऑफ ऑफ सैलरी इनकम, ठीक है। फिर आपका लॉन्ग टर्म कैप गेन आप पूरा 80,000 यहाँ पर ऐड कर दिए,
अच्छा, बिजनेस इनकम 2,40,000, 2,10,000 और 1,20,000 है, तो 2,10,000 और 120 का डिफरेंस 90,000 यहाँ पर ऐड कर दिए। फैमिली पेंशन मैंने आपको बता ही दिया, 120 में से आप 15,000 माइनस करेंगे मैक्सिमम, तो आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल के जीटीआई निकाल दिए। चैप्टर 6 से डिडक्शन में एटीसी में किए था पीपीएफ और एक था हाउसिंग लोन, तो 80 और 50 कितना हो गया, 130 हो गया। अच्छा, 80D में आपको ये पूरा 16,000 मिल जाएगा, तो आप 80D में पूरा 16,000 का यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर लिए। नेक्स्ट आपका डोनेशन 80G आपको पूरा 25,000 का मिल जाएगा, आपने डोनेशन भी 80G का क्लेम कर लिया, आपका टोटल इनकम आ गया। शेयर ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट है। टैक्स लाइबिलिटी में बस इतना ध्यान देना कि आपका जो एल टी सी जी 80,000 उस पर आप 12.5% टैक्स देंगे, 10,000 करके आएगा। ठीक है, तो 13,93 में आप अगर 80,000 माइनस करते हो तो आपका बचता है कितना, 13,13,000। तो अप टू 2.5 लाख, फिर नेक्स्ट 5 लाख, 7.5 लाख हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है, 13,93,000, जस्ट अ मिनट, माइनस 80,000, 13,13,000। ठीक है, तो 80,000 तक का आप निकाल लिए। 13,30,000 में अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे, फिर 5 लाख पे, और फिर 3,13,000 पे सीधा 30%, तो आपका टैक्स आ जाएगा सीधा 2,16,400 प्लस सेस। दैट्स इट। जब आप अपना न्यू टैक्स रेजिम निकालोगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 75 कर दिए, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं देंगे, और यहाँ पे जो आपका फैमिली पेंशन है वो भी 15 से 25 कर दिए। ये 3 चेंजेस किया आपने। चैप्टर 6 से ऐसे कुछ नहीं मिलेगा आपको, सीधा 17,31,000 आपका टैक्सेबल इनकम आएगा। ठीक है, अब इस 17,31 में थोड़ा ध्यान देना, ये न्यू स्लैब रेट। ठीक है, सबसे पहले 17,31 में लॉन्ग टर्म कैप गेन को हटा देना, तो 17,31 माइनस 80 बचा कितना, 16,51। तो अप टू 3, 3 टू 7 होगा, 7 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 15, 15 से 16,51। तो ये आप स्लैब फॉलो करके आपका आंसर आ जाएगा इतना, 185,300, और इधर 10,000, टोटल कितना हो गया, 195,300। इस पे सेस ऐड कर देंगे और फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आपका 2,03,110 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई एम वेरी श्योर इनमें से एक सवाल आपके एग्जाम में क्लिक करेगा। इलस्ट्रेशन 3 में आइए। For the previous year 24-25, Mr. Raj. For the previous year 24-25, Mr. Raj has furnished the following information. सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी है, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, और इस ये सब पेमेंट्स है। इफ़ ही इज ऑप्टेड फॉर ओल्ड रेजिम, आपको टोटल इनकम एंड ऑल निकालना है। तो सैलरी इनकम आ गया, एचपी इनकम आ गया, आईएफओएस आ गया, गेन आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैप गेन के साथ सेट ऑफ कर दिए। ओन लाइफ एंड वाइफ्स लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। पीपीएफ 18,000 एटीसी मिल जाएगा, ये एटीसी है। मेडिक्लेम आपको 12,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, ये एटीडी है। ध्यान देना। मेडिकल एक्सपेंसेस और ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड ब्रदर, तो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डिजेबल्ड ब्रदर है, डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर 75,000 का एटीडीडी का डिडक्शन मिल जाएगा। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड, 10,000 का 80G मिल जाएगा। इसमें आपको क्वालिफाइंग लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप सीधा 520/90, वैसे अब आपने 520/95। ठीक है, फिर आपका 18,000, फिर 30 - 5, 30 - 5 और 18,000, 658 आ गया। अच्छा, 658 आने के बाद आप सीधा 20, 30 और 18, दैट इज 38, 30 + 8, 48,000 हो गया इधर। फिर इधर हो गया आपका 12,000। ठीक है, फिर आपका 80DD हो गया 75,000। ठीक है, बस। फिर आपका 80G हो गया 10,000। अब आपको यहाँ पर लिमिट निकालना है, तो आप क्या किए, GTI 658 आप किए, इसमें से आप माइनस कर दिए 48,000, फिर माइनस कर दिए 12,000, फिर माइनस कर दिए 75,000, और भूलना नहीं है कैपिटल गेन भी माइनस करना है। कैपिटल गेन इनकम कितना है, 25,000। तो आपका बच रहा है कितना, आपका बच रहा है कितना, लिमिट देखिए, 4,98,000। ठीक है, 4,98,000, तो ये आपका लिमिट है, पेमेंट शुड बी विद इन द लिमिट। तो 4,98,000 का 10%, 49,800 है,
जबकि आपने डोनेशन 12 किया, बहुत है, बहुत कम है। तो 50% ऑफ 12,000 6,000 है, तो 16,000 आप डिडक्शन क्लेम कर लिए, 151 आपका चैप्टर 6 से आ गया, डिफरेंशियल 5,07,000 आ गया। अब आपको यहाँ पर जो है ओल्ड रेट के हिसाब से निकालना था। 5,07,000 ईजी है, 0 प्लस 12,500 और 7,000 पे सीधा 20%। ठीक है, तो यहाँ पर आप एकदम क्लियर, आपको पहले ये करना है, एक सेकेंड, 5,07,000 है, तो 5,07,000 में आप ध्यान दो पहले गाइस, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000 का है, तो 25,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैप गेन है, इस पे आप 12.5% पे कर दिए टैक्स। ठीक है, डन। अब 5,07,000 पे थोड़ा ध्यान दो, 5,07,000 पे आपने 25,000 अलग कर लिया, 4,02 बचा, 4,82 बचा। अब 482 में आपको 2.5 लाख अलग करना है। ठीक है, 482 आपका नॉर्मल इनकम है, इस पे 2.5 लाख आप अलग कर लिए, बचा 232, तो 232 पे आप 5% टैक्स देंगे। ठीक है, इस पे 5% स्लैब आ रहा है 11,600 प्लस 25,000 पे 12.5% विच इज़ 3,125, तो 11,600, ये हो गया आपका 14,725। इस पे आपको 4% सेस एक्स्ट्रा ऐड करना है, इस पे आपको 4% सेस एक्स्ट्रा ऐड करना है विच इज़ कमिंग टू 15,314। ये आपका एक्चुअल टैक्स आ रहा है, आपको लोअर राउंडिंग ऑफ करके इसको 15,310 करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 4। मिस नैना अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑन 26 अक्टूबर, ये है सीनियर सिटीजन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम एंड टैक्स पेबल। पेंशन इतना है, डिविडेंड इतना है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, पेंशन भी दे दिया, डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉरेन कंपनी दे दिया। अच्छा, पेंशन होते ही आपके माइंड में ट्रांजेक्शन आ जाना चाहिए 50,000 का, अगर ये ओल्ड रेजिम है तो। क्या है पहले चेक कर लो, ओल्ड रेजिम है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम नेपाल टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट होगा तो 50,000 ग्रॉस बेसिस पे ले लेंगे, ये 50,000 भी टैक्सेबल कर देंगे। प्रीमियम ओन लाइफ पेड 24,000, तो मैक्सिमम लिमिट 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू 20,000। सन्स हेल्थ 6,000 हो जाएगा मेडिकल प्रीमियम। 20,000 टू नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये 50% मिलेगा सब्जेक्ट टू लिमिट। 15,000 टू प्राइम मिनिस्टर, ये 15,000 पूरा मिल जाएगा। 30,000 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट फादर एज 88 ईयर्स सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो ये भी 30,000 जो है आपको 80 DDB में पूरा का पूरा जो है डिडक्शन मिल जाएगा। गाइज हमको नहीं लगता इसमें अपने को कुछ करना है, इट्स वेरी सिंपल। बस इसमें आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का ध्यान देना था, बाकी सारे इनकम्स को आप ऐड कर दीजिए, कुछ भी लेस नहीं होगा। बाकी डिडक्शन जो है मैंने आपको समझा दिया, खाली क्वालिफाइंग लिमिट थोड़ा ध्यान से निकालना। 20,000 को कंपेयर करना क्वालिफाइंग लिमिट से, क्वालिफाइंग लिमिट में भी इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा, सारा डिडक्शंस एक्सक्लूड हो जाएगा। देख लो, सारा डिडक्शंस जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। कैसे? 450 में से आप 20,000 लेस कर देंगे ATC, 6,000 लेस कर देंगे, 30,000 लेस कर देंगे, बस 394 आपका एडजस्टेड आ गया, इसका 10% 39,400। आपने एक्चुअल डोनेशन कितना दिया है? 20,000। ठीक है, 20,000 वेल विद इन द लिमिट है, आप 20,000 को इंटू 50% करके 10,000 निकाल लेंगे, तो 369 आया आपका आंसर। अब इसमें 369 जब आप करेंगे तो अपना 369 में थोड़ा आप ध्यान देना कि यहाँ पर आपका लॉटरी इनकम है, लॉटरी इनकम पे 50,000 पे तो फ्लैट 30% टैक्स हो जाएगा, तो इस 369 में आपका 50,000 हटा के जो बचा 369 पे आप 50,000 हटा देंगे, बचा 319, तो 319 पे आप अपना नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे, आपका आंसर आएगा 950। तो 5950 पे आप यहाँ पर रिबेट माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो अब रिबेट माइनस कर देंगे पूरा 12,500, और यहाँ पे आपका जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आएगा वो 3450 आएगा, प्लस इसमें सेस लगा के, और फिर ध्यान देना इसमें TDS भी लेस करना है, ये अच्छा पार्ट था इसमें, क्योंकि सर आपका TDS कटा है ना, तो आपका TDS तो कट चुका है, तो आपको TDS का भी क्रेडिट यहाँ लेना पड़ेगा, तो आपका अल्टीमेटली टैक्स रिफंड आ रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि तुमको ग्रॉस पहले करवाया, फिर तुमको TDS याद करना है, क्योंकि टैक्स निकालते समय तुम्हें लेस लास्ट में, पहले टैक्स निकाल लिया, रिबेट माइनस कर दिया, आई मीन टैक्स प्लस सेस निकाल दिया, रिबेट माइनस कर दिया, टैक्स नेट टैक्स आ गया, फिर TDS लेस किया। ठीक है, मतलब जब रिबेट होता है ना, तो रिबेट देखो देखो ध्यान से, टैक्स प्लस सेस माइनस रिबेट कभी नहीं होगा। रिबेट अगर मिलेगा तो टैक्स के पहले ही, टैक्स के बाद ही तुरंत रिबेट मिलता है,
फिर जो नेट टैक्स आता है उस पर सेस ऐड होता है, फिर फाइनल जो अमाउंट आता है उससे आप TDS माइनस करते हो। ये जो सीक्वेंस है गाइज, ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये सीक्वेंस को काइंडली रिमेंबर इट। ठीक है। वैसे देखो इलस्ट्रेशन 5 में अब थोड़ा सा ये लोग सैलरी भी पूछ रहा है साथ साथ, और 80 मतलब डिडक्शंस तो तुमको समझ में आ गया होगा, टोटल इनकम के साथ साथ ये लोग पूरा डायरेक्टली जो है आप लोग से पूछ लेंगे। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो कुछ क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस करिएगा प्लीज, सिमिलर तरह के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अपने साथ जो है प्रैक्टिस करना। आई रिक्वेस्ट, जैसे शेयर वाला है, ठीक है, तो शेयर में आपको याद होना चाहिए 31 जनवरी 2018 वाला फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, कैसे लेना है वो पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, खुद से ट्राई करो गाइस, कुछ भी होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। ठीक है, खाली इसमें मिस्टर दिलीप है, यहाँ पे आंसर खाली क्वेश्चन चेंज हो गया है, मतलब खाली नाम चेंज कर दिया, बाकी मोटा मोटी सब कुछ सेम है। ठीक है, इंडेक्सेशन मिलेगा अगर एक्विजिशन 23 जुलाई के आई मीन ट्रांसफर 23 जुलाई के पहले है, तब तो इंडेक्सेशन भी मिलेगा, टैक्स भी आपका 20% पे रेट पे लगेगा। लेकिन अगर लैंड और बिल्डिंग है, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा अगर 23 जुलाई के बाद बेचा है तो, बट टैक्स में आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, टैक्स पे करते समय आप ऑप्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ही सोल्ड अगस्त 24 को है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको ऑप्शन वाला जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप कैपिटल गेन निकालते समय तो आपको यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं देना है, बट जब आप कैपिटल गेन टैक्स निकालोगे तब वहाँ पे आप जो है अपना प्रॉपर जो है ऑप्शन वाला चीज़ निकाल सकते हो। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, थोड़ा घर पे ट्राई करना। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, विच ब्रिंग्स अस एन एंड टू दिस इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स का वर्कबुक मैराथन। होपफुली आपको ये वर्कबुक मैराथन जो प्रैक्टिस में कराया हूँ आपको फ्रूटफुल लगा होगा, एंड फ्रूटफुल लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में, दैट विल बी दी MCQ सेशन, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड